दोस्तों, नेशनल अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो अवध और पूर्वांचल के सोशल मीडिया बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, शोएब कमर साहब। आपका स्वागत है सर चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार जो हमको सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही है सर कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। आपको क्या लगता है कि डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच यहाँ बेसिक क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, यहाँ की अगर बेसिक प्रॉब्लम की अगर हम गिनती करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन हम मोटा मोटी कुछ जो बेसिक जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उन पे बात कर लेते हैं। जैसे मेडिकल सुविधा हो गई, अच्छी सड़कें हो गई, अच्छी एजुकेशन सिस्टम हो गया, ये हमारे पास नहीं है। और है भी तो एक आध विद्यालय जो बनाए गए हैं वो महज अभी बनाए ही गए हैं, अभी उसमें कार्य प्रणाली उस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से अदर जगह हम देखते कि मेडिकल कॉलेज इस तरीके से चल रहे हैं, विश्वविद्यालय इस तरीके से चल रहे हैं, तो उस तरीके से चलने चाहिए। और रही बात, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज घूमेंगे, एनएच पे चलेंगे तो शायद हमें लगेगा कि एनएच बहुत खूबसूरत बना है, रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, दो दो टोल नाके हैं, एक तुलसीपुर में है, एक सूरतगढ़ में है, और हम टोल पे करते हुए उन रोडों से गुजर रहे हैं और तारीफ भी करते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम एनएच छोड़ेंगे तो ऐसे बहुत से गांव हैं जहां भी सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं या पहुंची थी 40 साल पहले, अब वो वापस बन नहीं पाई हैं। जैसे हमारे ही जिले में एक बहुत बहुचर्चित सड़क है, गणेशपुर जैतापुर मार्ग। अब ये तो गूगल पे भी नहीं शो कर रहा है। गूगल मैप पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको उतरौला ये दिखाएगा, रटरवा होते हुए, गैसरी होते हुए शॉर्टकट रास्ता दूसरा ले जाएगा कि गणेशपुर जो मेन रोड है, मेन रास्ता वो हट चुका है। इस तो पर आप एक अंदाजा एक लगा सेकंड सकते हैं। एक सेकंड इस पर एक बात और पूछना चाह रहा हूँ। आप जो गैसड़ी के विधायक हैं, अभी आपने देखा होगा विधानसभा में एक पंपलेट लिए टहल रहे थे, उसी रोड का मामला है क्या ये? जी जी, उसी रोड का मामला है। वैसे कि विधायक तो कह रहे हैं, लेकिन देखिए उनकी उनकी भी आलोचना कहीं ना कहीं की जाएगी। खैर, वो विधायक हैं, आज वो सत्ता में नहीं है, उनकी पार्टी सत्ता में नहीं है, इसलिए उनका काम है कि प्रस्तावना देना, उस पर काम करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन हम अगर बैक में जाएंगे तो उनके पिता राज्य मंत्री थे, तो उनके समय में भी ये रोड निर्माण नहीं हुआ था। अगर हुआ भी था तो कुछ इस कदर किया गया था कि रोड की चौड़ाई कम कर दी गई थी। एक रिपेयर रिपेयर ही समझ सकते हैं हम उसको, रोड निर्माण नहीं। रोड निर्माण करते तो इतना जल्दी रोड बिखरता नहीं, टूटता नहीं। और दूसरी सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, उस रोड पे एजुकेशन के सेंटर कितने, अगर आप सोचेंगे तो आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, आईआईटी है जो बिशुनपुर विश्राम आईटीआई, में है। आईटीआई। हाँ, आई है, बिशुनपुर विश्राम में है। और एक एक एजुकेशन हब आप ले लीजिए, थारू जनजाति से जुड़ा हुआ है, इमलिया कोड़र जैसे। इमलिया कोड़र में एक छात्राओं के लिए विद्यालय है, इंटर कॉलेज तक। फिर आप बड़ेपुरवा में आएंगे, वहाँ आपको विद्यालय मिलेगा। फिर आप आएंगे पचपड़वा में, फिर रहमानिया इंटरमीडिएट कॉलेज। फिर आपको एलएमटी मिलेगा, कन्या उच्चतमिक माध्यमिक विद्यालय मिलेगा। मतलब ये तो खैर कन्या उच्चतमिक माध्यमिक विद्यालय अलग होगा, लेकिन इस रोड पे सफर करके ही वो बच्चे जा रहे हैं। हाजी सब्बीर हसन इंटर कॉलेज, और फिर आपको मिलेगा किसान इंटर कॉलेज, फिर आपको मिलेगा राजकीय महाविद्यालय विजयनगर, जो पचपड़वा के नाम से बना है। और पचपड़वा की उसकी दूरी तकरीबन 14 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं कि 14 किलोमीटर दूर पे ले जाकर उसको पचपड़वा के नाम से हाईलाइट किया गया, वो विजयनगर में। तो इस तरीके से आप अंदाजा करिए कि इतने सारे विद्यालय होने के बाद और अच्छे रास्ते न होने के बाद भी लोगों को इतनी सारी असुविधा हो रही है। छात्र रोज आ रहे हैं और उनकी साइकिलें भी खराब हो रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, छात्र के पास पॉकेट मनी होती है, तो पॉकेट मनी में वो कितना कर सकते हैं। अगर उनका कोई मान लीजिए लंबा क्षति हो जाए, टायर फट जाए, तो क्या करेंगे? या तो उधार लेना पड़ेगा या तो घर से किसी को बुलाना पड़ेगा। पर एक इल्जाम लगता है कि आप इतना फेमस हुए बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच, इस सारे जिलों में सोशल मीडिया के जरिए। तो जो बलरामपुर में बड़े नेता हैं या जो जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन लड़ते हैं, ब्लॉक प्रमुखी का इलेक्शन लड़ते हैं, उनके खिलाफ आप कॉन्स्पिरेसी करते हैं। जी। उनके खिलाफ आप कॉन्स्पिरेसी करते हैं लोगों के बीच जा करके, क्योंकि आपका बड़ा फेस हो गया है। देखिए, एक चीज बता दें, सिंपल सा सवाल है। जब आप सवाल पूछेंगे, आपने जनता मंत्र भी कवर किया है, तो आपको अंदाजा होगा कि जब छात्र सवाल पूछ रहे थे तो फंडिंग विदेश से हो रही थी। अगर विदेश से फंडिंग हो रही तो फिर विदेश मंत्रालय को तो जवाब देना पड़ेगा, फंडिंग कैसे विदेश से इंडिया में आ रहा है।
आप इल्जाम लगा सकते हैं, साबित करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब आपने किसी का शोषण किया है सदी से, और शोषण के खिलाफ मैं बोलूंगा, और उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा जो दबे कुचले लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको वो चीजें नहीं चाहिए ना। जैसे कि एक शब्द होता है, आप ले लीजिए, बहुत सा आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं औकात भूल गया। इसका पर्पज क्या होता है? हम ये सोचते हैं ना कि शायद हम उनसे आगे निकल गए, नहीं। हकीकत है कि औकात भूल गए जब कोई व्यक्ति कहता, तो मतलब वो चाहता कि आप उसके गुलाम रहे सदी तक, इसलिए वो कहता है औकात भूल गया। भाई संघर्ष करेगा, जो एजुकेशन हायर करेगा, जो पढ़ेगा और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, जाहिर सी बात है तमाम कंपटीशन होते हैं उसमें वो रीड करेगा। अगर मान लीजिए महात्मा गांधी जी, या आप ले लीजिए भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब को, भीमराव अम्बेडकर जी को, अगर वो अपनी औकात नहीं भूलते, तो क्या आज वो दलितों के सबसे बड़े नेता, और क्या वो भारत रत्न, और क्या वो संविधान के रचयिता होते? बहुत सारे दलित पैदा हुए इस देश में, लेकिन हर कोई बाबा साहब नहीं बन पाया। तो औकात भूलना पड़ेगा, उस औकात को भूलने के साथ साथ उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और आप इतिहास उठाइए, जिन लोगों ने औकात भूला है, उन लोगों ने अपने आप को बदल दिया है। एक नीट में, जिस नीट के लिए बच्चे लड़ रहे थे, उसमें एक आप देखते कि ऑटो वाले का बच्चा नीट में क्वालिफाई हो गया, एक रिक्शा चालक का बच्चा नीट में क्वालिफाई हो गया। क्यों? क्योंकि उसने औकात भूला। औकात भूलने के साथ साथ आपको संघर्ष करना पड़ेगा औकात बदलने के लिए। औकात आपके घर बैठे नहीं बदल सकती है। इसलिए आप सबसे पहला चीज, आप एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, महान वैज्ञानिक, देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और भारत रत्न विजेता वो भी हैं। आप उन्हें ले लीजिए, वो किस परिवार से थे? उसी परिवार में और भी बच्चे थे, लेकिन वो औकात भूले कि हमको पेपर बॉय नहीं बन के रहना है, हमको आगे निकलना है, हमको देश के लिए कुछ करना है। आज उन्होंने देश के लिए कुछ किया, परमाणु बम दिया। आज एक जो धाक भारत की बनी हुई है, या जो बड़े बड़े देश कहीं भी किसी भी देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को जाकर उठा लाते हैं, वो हमारे देश की तरफ आंख उठा के क्यों नहीं देखते? क्योंकि उनको पता है कि भारत के पास परमाणु बम है, अगर हम इनसे उलझेंगे तो हम भी तबाह हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। तो इसलिए औकात जब भूलेंगे तभी आप इतिहास रचेंगे। तो क्या बस उसी चीज की लड़ाई है। तो क्या पचपेड़वा में, बलरामपुर में ये माना जाए कि आप उन लोगों को टक्कर देंगे जो पहले से रूट जमाए बैठे हुए हैं? नहीं, देखिए, हम टक्कर देने के लिए नहीं है। मैं टक्कर एक की वजह से सामाजिक इलेक्शन में कार्यकर्ता, आएंगे आप उनको? मैं बता रहा हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा एक ही नजरिया है कि यहाँ लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए। लीडरशिप एक जाति के पास नहीं होनी चाहिए, एक समुदाय के पास नहीं होनी चाहिए। अगर हम लीडरशिप की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, तो हमें उन दबी कुचली जातियों को भी लीडर मानना पड़ेगा, उन्हें भी लीडरशिप देनी पड़ेगी। लेकिन हम देखते क्या है कि अगर मान लीजिए कहीं पिछड़ी आ गया, या कहीं दलित सीट हो गया, तो हम देखते कि क्या होता है वहां। वहां देखते कि प्रधान जी अपने किसी एक बंदे को लाके खड़ा कर देते। फिर प्रधान जी अगर अपने प्रधानी में 20 रुपये घोटाला करते थे, वो जब वो जीतता है तो 50 करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता जेल, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब इसकी कलम चल रही है, जेल जाएगा। तो शोषित होता है, गरीब होता है, वंचित होता है, इसलिए खिलाफ भी नहीं जा पाता। लेकिन जब कुछ लोग खिलाफ चले जाते हैं, उन्हें संवैधानिक राइट्स जब पता चल जाता, तब लोग कहते हैं कि यार प्रधान जी ने उसको प्रधानी जिताया था, और प्रधानमंत्री जी को आग दिखा रहा है। दरअसल वो आपके मंसूबे पे पानी फेर चुका है, वो आपके तरीके से बेईमानी नहीं करना चाहता है, वो शायद काम करना चाहता है। तो इसलिए रही बात राजनीति में आने की, तो राजनीति में आने का बिल्कुल मन है, और मैं जरूर आऊंगा। क्योंकि देखिए, लीडरशिप की जब आप बात करेंगे, तो लीडरशिप आपको करके दिखानी पड़ेगी कि कैसे डेवलप होती है। मैं खैर अभी मैंने प्लान कर रहा हूँ कि कई साथियों से मेरी बात भी चल रही है कि समान सीट पर पिछड़ी बंदा क्यों न लड़े। जबकि पिछड़ी सीट पर समान बंदे लड़ते हैं, मतलब अपना नहीं लड़ते, वो दूसरे को लड़ाते हैं, अपने किसी खास को, जानने वाले को, या उनके घर पे जो मजदूरी करता है उसको। तो हम चाहते हैं कि इनके भी बीच में घुसिए, और जहां भी समान लोग हैं, जो समान की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, वो सिर्फ मंचों पे करते हैं, उनके जीवन में वो चीजें नहीं है। तो आप जब तक उस पर उतरेंगे नहीं, जमीन पर जब तक जाएंगे नहीं, और जब आप उनके सामने जब चुनाव लड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उनके अंदर क्या चल रहा है आपकी जाति की प्रति। तब वो बताएंगे कि भाई तेरी ये औकात, या उसकी मंच से खुला बोलेंगे, और उसके उसी की जाति के कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, ताली बजाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद लगाएंगे, इनको समझ नहीं पाएंगे। सर क्योंकि भेदभाव की जो लकीरें होती कहीं कहीं बहुत बारीक होती हैं। तो हमारा पर्पज, मकसद यही है कि कोई अगर लड़का समान में लड़ने के लिए तैयार है, तो मैं बैक हो जाऊंगा, क्योंकि मैं समानता की बात करता हूं, मैं बराबरी की बात करता हूं। अगर मैं लीडरशिप डेवलप करने की बात करता हूं, तो जरूरी नहीं कि मेरी ही लीडरशिप डेवलप हो, मेरी जगह पे कोई छोटी जाति का, अन्य जाति का व्यक्ति जो दबी कुचली जाति से आता, अगर वो आ रहा है लीडरशिप करने के लिए, तो मैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ उसके साथ रहूंगा, उसे चुनाव लड़ाऊंगा, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं उसके चुनाव में खर्चा भी करूंगा। लेकिन अगर कोई नहीं आ रहा है,
तो उस कंडीशन में मुझे मजबूरी में आना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक सवाल यही है कि जो ग्रास रूट लेवल पर अपने दम जमाए बैठे हुए हैं, तो जब कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, केवल यही थोड़े लीडरशिप का नाम है कि आप फला बंधे पे बैठ के फला जगह बैठ करके चिकन पार्टी कर रहे हो। क्योंकि मैं थोड़ा लेमन हम्म। लैंग्वेज में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ जो पिछड़ा जिला है, लोग मेन स्ट्रीम जगहों से कट चुके हैं। तो उनको आप कहाँ देखते हो मसाइल के मामले में जब कोई प्रॉब्लम्स आती है लोगों पर? देखिए, अभी आप देखिए, एक चीज बता दें, मैं अभी अपने क्षेत्र को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ इंटरनेशनल पटल से। जैसे मैं गिविंग ट्यूसडे का हिस्सा हूँ, और ये एक अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है जो 110 देशों में काम कर रही है। मैं लगातार, हालांकि मुझे नहीं कहा गया है ये गिविंग ट्यूसडे की तरफ से, लेकिन उसका फॉर्म आया था कि लोग जुड़े उससे। मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि आप जुड़िए। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ शोएब कमर ही नहीं इंटरनेशनल पटल पे जाए, आप भी चलिए ना मेरे साथ। आप अगर दबे कुचले तो चलिए, मैं साथ दूंगा। दूसरी बात ये होगा कि जब मुद्दे से लोग गायब हो जाते हैं, देखिए, मुद्दे से गायब होने की दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आप डर रहे हैं, या तो आप दबे कुचले लोगों के साथ खड़ा नहीं होना चाह रहे हैं, या तो आपने कोई काला कांड कर रखा है। तो आपको इस बात का डर है कि कहीं हमारा गला ऐसे दबा ना दिया जाए, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को दबाया गया। आप देख रहे हैं कि 20-20 लोग संसद भवन में पहुंचे दूसरे पार्टी के संबल से जीत के, टीएमसी से, और जाके दूसरे दल के साथ मिल गए। तो एक वो भी डर हो सकता है। या जैसे एजुकेशन सिस्टम पे लोग बात नहीं करते, हमारे क्षेत्र में देखा है, आपने भी देखा होगा। क्योंकि जाहिर सी बात, उनके भाई जिनके लड़के लखनऊ पढ़ रहे हो, दिल्ली पढ़ रहे हो, फैमिली दिल्ली सेटल हो, वो यहाँ राजनीति कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम की तो बात नहीं करेंगे। लॉजिक है, एजुकेशन लॉजिक सिस्टम की वो एजुकेशन, क्योंकि उनके बच्चे है ही नहीं तो क्यों करेंगे भाई। जब तक आपके बच्चे नहीं होंगे उस क्षेत्र में, उस स्कूल में सरकारी, तब तक आप तो नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात, उन्हें पता है कि अगर ये पढ़ लेगा तो झंडा मेरा कौन लेके चलेगा, जिंदाबाद कौन कहेगा, नेताजी के पीछे 24 घंटे कौन रहेगा एक चाय पे। तो ये अच्छा, गरीबों का एक बात इस्तेमाल हो और रहा है जानना इसी चाह इसी रहा हूँ। इसी जब आप एक्टिव हुए और पूरी तरह से एक फेस बना आपका उस पूर्वांचल और अवध वाले कुछ रीजन में, तो आपको कोई थ्रेट मिला वहां के लोकल लीडरों से? कोई आपको जान माल का इस तरह का कोई कभी थ्रेट आया? नहीं नहीं, ऐसा कोई चीजें नहीं है, लेकिन हाँ, ये डराने धमकाने का प्रयास बहुत किया गया है। और वो चीजें ऑब्वियसली चलती हैं। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, लोग आपके पीछे पड़ेंगे। और वो नहीं चाहते कि, और ये अल्लाह का शुक्र ये है, इस बात का बहुत एहसान है कि जहां भी मैं खड़ा हूँ, मैं अपनी मेहनत से खड़ा हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने इसको पुश किया वहां तक पहुंचाने के लिए। तो ये एक धब्बा मेरे ऊपर नहीं है। नहीं तो लोकल लीडर अक्सर धब्बा कहते कि अच्छा, उसको वहां अवार्ड मिला था वो मैंने दिलवाया था, उसको यहाँ सम्मान मिला था वो मैंने करवाया था। लेकिन मेरे करेक्टर के पीछे कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो भी किया है मैंने किया है। और जितने भी मैं चीजें, अगर अवार्ड भी मिला तो मैंने कंपटीशन फॉर्म, ओपन फॉर्म में अप्लाई किया है, और उस ओपन फॉर्म में मेरा सिलेक्शन हुआ है, फिर मुझे अवार्ड मिला है। किसी के सोर्स ऑफ पावर से नहीं मिला। मेरा कहीं भी मैं जाता हूँ प्रोग्राम में, तो वहाँ मैं अप्लाई करता हूँ, एप्लीकेशन में अप्लाई करता हूँ, फॉर्म फिल करता हूँ, उसके बाद वहाँ छटनी होती है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होते हैं, फिर वो सारा क्लियर करने के बाद फिर मैं वहाँ पहुँचता हूँ। एक तो बात मैं मैं यही कहूँगा। जी अगर जी आपको जी जी। मौका मिलता है जिला बलरामपुर में किसी भी पोस्ट के लिए, चेयरमैन के लिए, जिला पंचायत के, क्या चीज ऐसा है जो आपके दिल दिमाग में चल रहा है कि ये मुझे बदलना चाहिए? देखिए, दो चीजें मेरे जहन में अभी तो फिलहाल मैं एक के लिए काम कर रहा हूँ। और उस पे ये है कि मुझे एक लाइब्रेरी इस क्षेत्र में डालनी है, क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन ही बदलाव ला सकता है। जितने मैंने नाम गिनाए, चाहे वो महात्मा गांधी जी के हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस के हों, चाहे फरुल्ला खां के हों, चाहे भगत सिंह के हों, चाहे फातिमा शेख के हों, चाहे क्या नाम है, सावित्रीबाई फुले के हों, या जितने भी महिलाएं पुरुष जिन्होंने इतिहास लिखा है, वो उनका संबंध किताबों से बहुत मजबूत था। तो पहले इस क्षेत्र में एक लाइब्रेरी देना, एक ऐसी जगह देना कि जहाँ छात्र बैठ के पढ़ सके, और वो डिस्कशन कर सके अपनी समस्याओं पर, और लीडरशिप डेवलप कर सके। उन्हें हर एक महीने एक स्पीकर को बुलाकर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्पीकर साथी हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं, माहिर हैं अपने काम में, जो सदी से उनके पास एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस है। तो मैं उन्हें वहाँ हर महीने एक एक मतलब हर महीने 1 तारीख को मैं बंदे को बुला सकता हूँ। तो उसमें महिलाएं भी हो सकती है, क्योंकि जैसे भी सभी भाजपा सरकार बात करती है महिला आरक्षण के लिए। तो बताइए, महिला आरक्षण ठीक है, आ जाएगा, 40% आ जाए, 50% कर दीजिए। वो पहले से भी लागू है। मान लीजिए आपने फोर्स, मैं ये लेता हूँ कि मान लीजिए वो लागू हो जाए, तो आप बताइए, ईमानदारी से बताइए कि आपने कभी भी ब्लॉक में प्रधान, महिला प्रधान को देखा है?
तो ऐसा है। प्रस्तावक कितने दिन के लिए, प्रस्तावक कितने दिन के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। मैं देखता हूँ अपनी नगर पंचायत में, देखता हूँ कि महिलाएं जीत कर सभासद बनी है, आज तक एक भी बोर्ड मीटिंग में नहीं बिठाया जा रहा। जो उनको लीगली संविधान ने अधिकार दिया, वो उस लीगली संवैधानिक अधिकार से वहां पहुंची हैं, जीत के पहुंची, जनता ने उन्हें जिताया है। उसके बाद एक संवैधानिक मीटिंग होती है उस नगर पंचायत में। मैं सिर्फ वहीं पर बात नहीं करता, पचपड़वा हो, बलरामपुर हो, तुलसीपुर हो, तरौला हो, आपका बढ़नी हो, एनी वन, सारी चीजों की कहीं भी आपको महिला मीटिंग में नहीं नजर आती है। और बोर्ड मीटिंग है, वो लीगल मीटिंग है, हमारे हाथ सिग्नेचर होते हैं कि कौन कौन मीटिंग में उपस्थित हुआ। उसके बाद आप देखिए कि महिलाओं को नहीं पहुंचने दिया जा रहा, उसकी लीडरशिप को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं यही कह रहा हूं कि इसी तरीके से जब छोटी जाति या पिछड़ी जाति का जब सीट आता है, तो इसी तरीके से उसको हनन किया जाता है, उसका मौलिक अधिकार जो है, जो उसे संवैधानिक अधिकार मिले, उसे छीन लिया जाता है। अपने आदमी को खड़ा करके फिर उसको अपने हिसाब से घुमाया जाता है, प्रस्तावक बन के। उसको ना ब्लॉक जाने दिया जाता है, ना उसको बैंक जाने दिया जाता है, ना उसे किसी पेपर वर्क में शामिल किया जाता। तो इस हमारी लड़ाई इस चीज को लेकर है कि भाई अगर लीडरशिप, अगर मेरा, अगर छोटी जाति का बंदा जीता, तो फिर वो क्यों, क्या आपने मान लिया उसके अंदर काबिलियत नहीं है, या आपने ये मान लिया कि जो महिला जीत कर चुनाव गई है वो बोर्ड मीटिंग में बैठने लायक नहीं है, उसके अंदर काबिलियत नहीं? तो ये हमारे लिए घोर अपमान की बात है, महिलाओं का अपमान है। और इस अपमान को हम शायद बहुत हल्के में ले रहे हैं। और हमें, आपको पता होगा कि हमारा क्षेत्र ऐसा है कि अगर 1000 की आबादी लड़कियों की किसी गांव में, तो बहुत मुश्किल से 20 लड़कियां निकल पाती हैं एजुकेशन हासिल करने। एक बात तो मेरा है, अगर हम, थोड़ा सा डीप रूटेड है। जो मुस्लिम लीडरशिप है आपकी तरफ, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, ये जो 3 टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है, वहां वो लोग निकलते हैं, लेकिन अक्सर आप देखोगे कि बाहुबल टाइप के निकलते हैं। जब उनका एजुकेशन से या इल्मी मेयार उनका उस लेवल का नहीं होगा, तो वो एजुकेशन के लिए काम क्या करेंगे? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एजुकेशन का काम तभी कोई करेगा, मैं सिंपल सा आपको पहले भी बता चुका हूं, जब उसके स्वयं के बच्चे उस सरकारी स्कूल में होंगे तब। आप हमारे यहाँ अगर एजुकेशन की बात कर लीजिए, तो हमारे यहाँ से प्रोफेसर डॉक्टर शिव प्रताप यादव, जो जिनका स्वर्गवास हो गया, ये मिनिस्टर रह चुके हैं। और विश्वविद्यालय बलरामपुर में पहले आना चाहिए था, क्योंकि उनका क्षेत्र था, लेकिन पहले विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर में गया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एजुकेशन पर्पज नहीं होता, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं ये पर्पज होगा। और जब तक ये चीजें नहीं हुई, विदेशों में एजुकेशन सिस्टम सही क्यों है? क्योंकि उन गवर्नमेंट के बच्चे, प्रधानमंत्री के बच्चे, राष्ट्रपति के बच्चे, सभी के बच्चे वहीं पढ़ेंगे जहाँ एक आम नागरिक का बच्चा पढ़ता है। अभी आप ले लीजिए थलापति को, ले लीजिए, तमिलनाडु के सीएम को उन्होंने आदेश दिया है कि सभी लोगों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब टीचर का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, उसी प्राइमरी में, तब फिर वो ये नहीं कहेगा कि अच्छा लाओ तंबाकू बनाओ खाया जाए, आराम से ठोकेगा नहीं खैनी, ना वो पेपर देखेगा, ना वो रील स्क्रॉल करेगा। फिर उसे समझ में आ जाएगा कि अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा भी जाहिल रह जाएगा। तो वो नहीं, डर होना चाहिए लोगों के अंदर, और जब तक वो डर नहीं होगा, तब तक एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा। मेरा, मैंने कहा, एक लाइब्रेरी मेरा पर्पज है। दूसरा, अगर मैं इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अगर मैं नगर पंचायत जो भी चुनाव लड़ता हूँ, बैठ जाता हूँ, तो मेरा पर्पज है इस क्षेत्र के बच्चों को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम देना जो फ्री हो बिल्कुल, और उन्हें सीबीएसई पैटर्न, सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर हो, उन्हें मुफ्त दिया जाए। उसमें भी एक ये चीज़ है कि बहुत सारे खर्चे आते हैं जब इस तरीके के आप कोई विद्यालय चलाते हैं, तो उसके लिए 60% लड़के जो नॉर्मल फैमिली से आते हैं, जो पे कर सकते हैं फीस, उन्हें उनसे फीस लिया जाएगा। 40% बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। ये प्रयास अभी हम कर रहे हैं, और हो सकता है कि इंशाल्लाह अगले साल तक इस पे भी हम लोगों का काम थोड़ा बहुत दिखने लगे, क्योंकि अभी एक मीटिंग हम लोगों की होने वाली इसी ताल्लुक से। तो दोस्त, मेरा सेशन खत्म होता है शोएब साहब, और मैं फिर आपको जोड़ूंगा। नेशनल अड्डा ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है, जिसमें हम ग्रास रूट लेवल से गेस्ट बुलाते हैं, और उस गेस्ट से वहाँ लोकल क्या इश्यूज हैं जिसको रिजॉल्व करना चाहिए, जो ये गवर्नमेंट ने क्या किया और क्या और होना चाहिए, सरकार को भी उस पर ध्यान लाना है, विपक्ष भी उस पर ध्यान लाए, और लोग इंक्लूसिव गवर्नेंस की जो बात होती है, सबको मिला जुला करके देश को डेवलप होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद। जय